हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग प्रपोजल को देखेंगे कि वो कुछ मिलते जुलते जो ऑफर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काउंटर ऑफर, ऑक्शन सेल्स या स्टैंडिंग ऑफर्स, उनसे प्रपोजल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रपोजल या ऑफर होता है वो उससे किस तरह से अलग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी हाउ प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम एन काउंटर ऑफर। एक काउंटर ऑफर क्या होती है? तो काउंटर ऑफर को समझने के लिए मैं आपको सबसे बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मेरा जो घोड़ा हम बेच रहे हैं कब से, मैं आपको बोलता हूं मैं आपको अपना घोड़ा 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज एन ऑफर। आप बदले में बोलते हैं कि सर 10,000 में नहीं, मैं घोड़ा 9,000 में खरीदने को तैयार हूं। तो आपने जो मुझे ऑफर दिया इट इज अ काउंटर ऑफर। तो जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। सो काउंटर ऑफर इज द रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड इट क्रिएट्स अ न्यू ऑफर। सो अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वैलिड प्रपोजल बनाने के लिए काउंटर प्रपोजल का एक्सेप्ट होना जरूरी है। और ये एक्सेप्टेंस कौन देगा? ओरिजिनल प्रपोजल। तो अगर आप इसको एक पिंग पोंग के मैच की तरह देखें, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो मैंने पहले आपको दिया कि आप 10,000 में खरीदेंगे। आपने बोला नहीं, 10,000 में नहीं, 9,000 में बेचना है, तो ये नया काउंटर ऑफर आया। अब ये मुझे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अभी आपके हाथ में नहीं है, बॉल अब मेरे पाले में। ठीक है, इसको समझाने के लिए हाइड वर्सेस वेंच का एक लैंडमार्क केस है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इन हाइड वर्सेस वेंच, एक व्यक्ति ने, हाइड ने ऑफर किया अपना फार्म बेचने को फॉर $1,000। उसने हाइड ने बोला कि भाई आई एम विलिंग टू सेल यू माई फार्म फॉर $1,000। बेंच ने बोला दैट आई विल बाय दिस फार्म फॉर $950। मतलब मैं $950 पे खरीदूंगा, 1,000 पे नहीं खरीदूंगा। हाइड ने मना कर दिया। उसने बोला नहीं, अब मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। तो बेंच बोलता है अच्छा ठीक है यार, भाव मत खा, चल $1,000 पे मुझे दे दे, कोई बात नहीं, आई बाय इट फॉर $1,000 ओनली। बट ही अगेन सेड नो, अब मुझे बेचना ही नहीं है। वो गया कोर्ट के पास कि साहब इसने पहले खुद ही बोला था कि $1,000 में, 1,000 पाउंड में मुझे बेचने को तैयार है, और अब मना कर रहा है, मुकर रहा है। मैंने पहले, ठीक है मैंने बोला, मैं मानता हूँ, मैंने पहले इसको बोला कि $900 में बेचना है तो बता, बट बाद में मैंने खुद ही अपना माइंड चेंज कर दिया और मैंने इसको बोला ठीक है 1,000 में ही दे दे, अब ये मना कर रहा है। तो कोर्ट ने ये फाइंड किया, इट वॉज हेल्ड हेयर दैट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द ऑफर टू बाय फॉर $950, जो जो बीच में ऑफर डाली थी, जो वेंस से हाइड के पास जो बीच में ऑफर गई थी $950 की, इट वॉज अ काउंटर ऑफर। नाउ इसके बाद वो ऑफर भी रिजेक्ट हो गई बिकॉज हाइड ने बोला कि भाई मुझे 950 में नहीं बेचना है। तो ओरिजिनल ऑफर भी एक्सटिंग्विश हो गई, काउंटर ऑफर भी एक्सटिंग्विश हो गई। जो जो तीसरी ऑफर आई, जब वो वापस से उसको बोल रहा है सब्सिक्वेंट ऑफर टू परचेज इट फॉर $1,000 वॉज अनदर फ्रेश ऑफर। अब ये ऑफर कहां से आई? ये वेंच से हाइड के पास गई। वेंच ने हाइड को बोला कि ठीक है भाई, मैं 950 की जगह 1,000 में ही खरीदने को तैयार हूं। तो इट वॉज अ फ्रेश ऑफर ऑल टुगेदर एंड हाइड वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। हाइड उससे बंधा हुआ नहीं था बिकॉज इट वॉज अ न्यू ऑफर। सो द ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड एंड द काउंटर ऑफर नीड्स अ फ्रेश रिन्यूअल। So there is no contract until this counter offer is accepted by the original proposer। तो original proposer कौन था? हाइड। उसने वेंच की अगर ऑफर नहीं मंजूर की तो ये एक्सटिंग्विश हो गई। देर इज नो वैलिड ऑफर, देर इज नो वैलिड प्रपोजल, एंड देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। So party who makes a counter proposal and subsequently changes his mind and wishes to accept this original proposal cannot do so as the first offer lapses, he cannot treat it as still open। वही बात कि उसने अगर अपना माइंड चेंज कर दिया कि ठीक है साहब 950 की जगह 1,000 में दे दीजिए, अब वो नहीं कर सकता है बिकॉज वो इस तरह से आप अपना माइंड नहीं फ्लिप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो तो आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा डिफरेंस, दैट इज ऑक्शन सेल्स का। ऑक्शन सेल्स आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा कि किसी के घर की नीलामी हो रही है, या आप कभी स्क्रैप यार्ड में गए होंगे तो वहां पे स्क्रैप की नीलामी होती है। कार्स के, ऑटोमोबाइल की यार्ड में जाएंगे तो पुरानी गाड़ियों की नीलामी हो रही होती है। और तो और आजकल बैंक्स, अगर कोई कोई घर, कोई अगर कोई डिफॉल्टर, कोई बेचारा इंसॉल्वेंट हो जाता है और अगर अपनी लोन्स की नई जिम्मेदारियां चुका पाता है, तो उस केस के अंदर बैंक उनका घर या उनकी प्रॉपर्टी लेके उसकी नीलामी करके अपना पैसा वसूलती है। तो नीलामी करना, गिरवी रखना, ये नीलामी करना, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। पिक्चरों में अक्सर आपने देखा होगा कि हथौड़ा लेके एक ऑक्शनियर होता है, वो हथौड़ा लेके खड़ा होता है। ओके कितने में? 1,00,000 बताओ, 1,00,000। फिर दूसरा बाजू में कोई बोलता है मेरा 1,01,000, दूसरा बोलता है फिर 1,10,000, 1,50,000। फिर हथौड़ा मार के 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, इस तरह से हथौड़ा मार के बेच देता है। तो ये ऑक्शन, आपको आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। बट ऑक्शन सेल के अंदर मन में सवाल आता है,
ओरिजिनल ऑफर कौन दे रहा है? ऑक्शनियर दे रहा है जिसने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किए। फॉर एग्जांपल अगर एक हम इस केस स्टडी के लिए एक एग्जांपल पकड़ते हैं बैंक का। तो अगर एक बैंक एक घर की नीलामी कर रही है, ठीक है, और उस नीलामी के अंदर आप ऐसा मान लो कि फिल्मी सीन चल रहा है कि 10 लोग बैठे हुए हैं सामने और बैंकर स्टेज के ऊपर खड़ा है और बोल रहा है कि ये घर किसको खरीदना है। तो इस केस के अंदर कौन ऑफर दे रहा है? तो यहाँ पे जैसे आपने बोला, देखिए जब बैंकर जब ऑफर दे रहा है सबको, तो वो किसी सर्टेन पर्सन को तो नहीं दे रहा है। तो अब वहां पे जो 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग में से एक व्यक्ति अगर खड़ा होकर बोलता है कि मैं इस घर के 1 लाख रुपए दूंगा, तो ऑफर कहां से आई? तो जिसने बिड प्लेस की, जिसने बिड बिड आपको पता है क्या होता है कि नीलामी के अंदर आप जो कीमत लगाते हैं कि मैं इतनी कीमत देने को तैयार हूं, उसको बिड बोलते हैं। तो जिसने बिडिंग की है, जिसने सबसे पहले बिड प्लेस की है, तो ये ऑफर ऑक्शनियर से नहीं है, ये बिडर से आई है। तो जब बैंकर ने खड़े होकर बोला ये घर किसको चाहिए, मिनिमम प्राइस, इवन मैं अगर ये भी बोल देता हूं इस घर की मिनिमम प्राइस लाख रुपए, लाख रुपए से ऊपर ही बोली लगेगी। तो अगर एक बिडर खड़ा होकर बोलता है कि मैं ये घर लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, तो वो उसकी ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। अब ऑक्शनियर के ऊपर है, वो बोल सकता है कि मुझे मंजूर है या मुझे नहीं मंजूर है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे 1 लाख रुपए में नहीं बेचना है, तो इट इज नॉट कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फंस नहीं जाएगा। बिकॉज मीन दूसरा बिडर खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं मुझे 1,10,000 में ये घर खरीदना है, तो ऑक्शनियर बोल सकता है ठीक है मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। सो इट इज अप टू द ऑक्शनियर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट ऑफर। नॉर्मली आमतौर पे आप इसको कैसे एक्सेप्ट, अपनी एक्सेप्टेंस कैसे सिग्निफाई करते हैं, बिकॉज हम रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस भी आगे देखेंगे। आप हथौड़े को गेवल पे मार के, या फिर आजकल वो वाला चलन नहीं होता है, तो बैंकर सीधा सीधा बोल सकता है ओके योर ऑफर इज एक्सेप्टेड। बट जब तक बैंकर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, बिडर अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकता है। अब वही आप सीन इमेजिन कीजिए, बैंकर ने बोला किसको ये घर चाहिए, मिनिमम बिड प्राइस है लाख रुपए, एक जने ने बोला 1 लाख रुपए, दूसरा जना थोड़ा जोश में आ गया कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा, फिर वो देखता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो बैंकर ने अभी तक उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है, वो अपना माइंड चेंज कर सकता है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए मेरे को नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए, ये करके। बट जैसे ही उसने बोला मैं 1.5 लाख रुपए खरीदने को तैयार हूं और बैंकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन इट बिकम्स अ बाइंडिंग ऑफर। सो बिडर कैन विड्रॉ द ऑफर टिल इट इज एक्सेप्टेड। इसमें और मुझे आपको जो चीजें बतानी थी, दैट इज a contract for sale of goods in an auction comes into existence only after the auctioneer accepts the bid. A bidder at an auction makes a proposal which he can withdraw until it is accepted. ये चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये डिसाइडेड है इन द केस ऑफ रिया ट्रैवल एंड टूर्स वर्सेस सीयू चेनगप्पा। ठीक है। द ऑक्शन परचेजर, इवन इसके अंदर ये भी बात है कि ऑक्शन परचेजर ने डज नॉट एक्वायर एनी राइट ओनली बाय मेकिंग द हाईएस्ट बिड। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए कि अगर बैंकर स्टेज पे आया, उसने बोला है घर किसको खरीदना है, मिनिमम बिड लाख रुपए में, एक ने बोला 1 लाख रुपए, दूसरे ने बोला 2 लाख रुपए, ऐसे करते करते 10 जनों ने मिलके 5 लाख रुपए तक की बिड कर दी। जो हाईएस्ट बिड आई वो 5 लाख रुपए की है। तो भी तो भी जब तक ऑक्शनियर उस बिड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसने 5 लाख की बिड मारी है वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि भाई मेरी हाईएस्ट बिड है मैं जीत गया। तो इवन देर इज एन इफ देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड, अगर बैंकर अपना मूड चेंज कर लेता है कि नहीं मुझे घर नहीं बेचना है, इट इज नॉट अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बात याद रखिए, ऑफर जो मेक कर रहा है वो बिडर मेक कर रहा है, और ऑक्शनियर के हाथ में है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इवन इफ इट इज अ हाईएस्ट बिड, तो भी कोई विनर नहीं हो गया, ये कॉन्टेस्ट नहीं है। द ऑक्शनियर कैन रिजेक्ट इट एंड से कि नहीं मुझे नहीं बेचना। कुछ केसेस में जैसे मैंने बोला कि जब कोर्ट, कई बार क्या होता है जो इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन की जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग चल रही होती है, उसमें कोर्ट नीलामी करता है। तो उस केस के अंदर जब तक कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं डालता, तब तक बिडर अपना ऑफर है उसको विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। जो तीसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। जो स्टैंडिंग ऑफर, इसको ओपन ऑफर भी बोलते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। अब अगर हमने जैसे इनविटेशन टू ऑफर की बात की थी, वही प्रिंसिपल इसके अंदर आता है कि अगर मैं एक एडवर्टाइजमेंट डाल रहा हूँ न्यूज़पेपर में, टेंडर का टेंडर निकालता हूँ, आपने देखा होगा कि सरकार कई बार करती है ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का एक टेंडर निकालती है कि हमको गांधीधाम से लेके सामाखेली के बीच में रोड बनानी है। तो जो जो कंपनीज है, जो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, वो आके अपना टेंडर बताएं, अपनी बिड दे और बताएं कि कितने में काम करने को तैयार है।
या फिर कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स, अपना आईपीओ बार लॉन्च करती है, एनएफओ लॉन्च करती है, तो अगर कोई कंपनी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मंगवाती है, तो इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। सिमिलरली जब कोई प्राइस लिस्ट देते हो, विंडो डिस्प्ले देते हो, या अगर आप मेन्यू कार्ड किसी रेस्टोरेंट में देते हो, तो इट इज एन इनविटेशन, इट इज अ स्टैंडिंग और ओपन ऑफर, it is not a final offer. So this kind of offer is basically an offer to negotiate. It is an offer to receive more offers. The party making this offer has only made an open or continuing offer which may be revoked before the order is actually paid. Now it is an offer, like I said, it is an offer to negotiate or receive offer. It can be revoked before the order has been placed. For example, मैंने वो दिया था आपको कि अगर आप मॉल में जाते हैं और वहां पे आप एक टी शर्ट देखते हैं मैंने कोई ने पहनी हुई है, तो आप उसको ऑफर देते हैं कि भाई आपको 500 रुपए में बेचनी है, तो वो मना कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं बेचनी, तो इट कैन बी रिवोक। हाँ, अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब कि इस एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, आपने मैनिक्विन के ऊपर देखी कि टी शर्ट बहुत अच्छी है, आप बोले कि मुझे 500 रुपए में खरीदनी है, तो मॉल के अंदर जो दुकानदार खड़ा है वो मान लेता है ठीक है मैं आपको बेचने को तैयार हूं, नाउ एक्सेप्टेंस हो गया, नाउ एक्सेप्टेंस, ऑर्डर प्लेस हो गया, एक्सेप्टेंस हैज बीन डन। वो फिर जब अंदर जाता है देखता है कि नहीं सर इसका तो बार कोड नहीं है, या मेरे पास लास्ट पीस है अभी मुझे नहीं बेचना, तो नाउ ही दैट शॉपकीपर इज बाउंड बाय दैट ऑफर। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड ओनली बिफोर द ऑर्डर हैज बीन प्लेस। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया देन इट इज अ फाइनल ऑफर। नाउ एक और चीज इसके अंदर आती है, सेल्फ सर्विस सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, अगर आप बिग बाजार में जाते हैं, या फिर अगर आप डी मार्ट में या ओशिया मार्केट में जाते हैं, वहां पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सोचिएगा इसके ऊपर कि अगर आप एक बास्केट, वो जैसे आप इन मार्केट्स में जाते हैं तो वहां पे रेड कलर की या ग्रीन कलर की शॉपिंग बास्केट्स पड़ी होती है, तो अगर मैं वहां पे शॉपिंग करने जाता हूँ और मैं सामान उठाना कि भाई मैंने एक सॉस की बोतल रखी, एक टूथपेस्ट की ट्यूब रखी, एक मैंने कोई स्टेशनरी का कोई बॉक्स रखा, कोई मैंने चॉकलेट रखी, ये सब लेते जैसे जैसे मैं उठाता हूँ, वहां पे देखिए शेल्फ के ऊपर हर किसी की प्राइस लिखी होती है कि टूथपेस्ट 100 रुपए का, ये चॉकलेट 20 रुपए की, तो ये सब लिखा हुआ है, उन्होंने प्राइस भी लिखी हुई है। उसको उठा के जैसे मैं मेरी टोकरी में डालता हूँ, तो हैव आई एक्सेप्टेड द ऑफर? नो, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज दैट वॉज सिंपली एन इन्विटेशन टू द ऑफर। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कब होगा? यहाँ पे जब मैं टोकरी में सामान लेके कैशियर के पास जाता हूं, तो मैं कैशियर को ऑफर दे रहा हूँ कि कैशियर साहब आपको ये सॉस की बोतल मुझे इतने रुपए में बेचनी है, ये टूथपेस्ट आपको मुझे इतने में बेचनी है, ये चॉकलेट मुझे आपने उतने में बेचनी है। तो कैशियर रिजेक्ट कर सकता है, वो बोल सकता है कि साहब ये तो नहीं देने का, ये तो मैंने अपने बच्चे के लिए चॉकलेट रखी है, मेरे को आपको नहीं देने की। सो जैसे ही कैशियर को प्राइस मिलती है, मतलब उसका दाम मिलता है, उसकी कीमत मिलती है, तब ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कस्टमर जब सिलेक्ट कर रहा है देन इट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, उस समय इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज सिंपली एन इन्विटेशन टू ऑफर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब कैशियर आपका, आजकल तो क्या होता है कि कैशियर भी इतनी ज्यादा बात करते नहीं, अपनी धुन में होते हैं, कई तो कान में ईयरफोन्स लगा के बैठे होते हैं, तो वो अगर सामान को स्कैन करना शुरू कर दे, बार कोड स्कैनर स्कैन करना शुरू कर दे और कंप्यूटर के अंदर प्राइस दिखने लग जाती है, तभी भी नहीं हुआ। वो जैसे ही आपको फाइनली बोलता है कि सर आपका बिल हुआ 900 रुपए, और आप उसको कैश दे देते हैं, सो व्हेन द कैशियर रिसीव द प्राइस, जैसे ही उसको 900 रुपए आप दे देते हैं, कंसिडरेशन हो जाता है, उस केस के अंदर ये ऑफर इज एक्सेप्टेड। एक और चीज आपको मैं इधर बताना चाहूंगा, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट। कई बार आजकल ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई बड़ी बड़ी डील्स होती है, जमीन की डील हुई, मॉल के, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक दुकान है और दुकान के अंदर मैं कैफे कॉफी डे की रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, तो मैं कैफे कॉफी की डे के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करूं, उससे पहले LOI साइन करता हूं। LOI दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट। अब ये कई बार बात होती है कि लेटर ऑफ इंटेंट है, ये फाइनल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। और इसके अंदर खासकर जो मेरे गांधीधाम के जो मेरे लर्नर्स है, TMIMS के लर्नर्स है, हमारे लिए तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे गांधीधाम का ये केस है 2015 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी थी। ये केस था ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधीधाम वालों ने जरूर इस कंपनी का नाम सुना होगा। ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ कंडला पोर्ट ट्रस्ट। अभी हमारे कंडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम DDPT हो गया है। सो ऋषि किरण वर्सेस कंडला पोर्ट का एक केस था, जहां पे इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था कि जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है उसकी वैलिडिटी क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2015 के अंदर ये केस डिसाइड हुआ था। इस केस के अंदर क्या जजमेंट था, जहां पे ये क्लैरिटी दी गई थी कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ LOI। तो इस केस में क्या था कि ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स और
कंडला पोर्ट ट्रस्ट के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था किसी काम के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बड़े से ऑर्डर के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था। तो बाद में दोनों में से एक पार्टी ने, मुझे एग्जैक्टली फैक्ट्स इसके ध्यान नहीं है, बट दोनों में से एक पार्टी ने मना कर दिया दैट आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद दिस एलओआई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जिसके अंदर ये बोला था कि लेटर ऑफ इंटेंट merely indicates intention to enter the contract into future। मतलब मैं इस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहा हूं, नहीं तो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे ना। आपको लेटर ऑफ इंटेंट लिखने की जरूरत क्या है? तो इट हैज नो बाइंडिंग इफेक्ट। क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इट हैज नो बाइंडिंग इफेक्ट। लेटर ऑफ इंटेंट का, एलओआई का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। इट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस लेटर इफ टर्म्स इंडिकेट सच इंटेंशन। मतलब आप सिर्फ एक एक्सेप्टेंस यहाँ पे अपना जता रहे हो, अपना इंटेंशन यहाँ पे जता रहे हो, वेदर इट इज फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट और फाइनल एक्सेप्टेंस। मतलब आपका इरादा क्या था? आप फ्यूचर में कुछ चीजें चेंज करने के बाद या कुछ चीजें को बदलने के बाद, क्योंकि आप याद रखिए मैंने आपको एक्सेप्टेंस ऑफर के बारे में एक बात बोली थी कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होती है, इट इज द पार्टी इज इमीडिएटली बाउंड बाय इट। बट एलओआई के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप पहले हमारे को इतना ग्राउंड साफ करके देंगे, या आप पहले हमको इतना कंस्ट्रक्शन करके देंगे, उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कोर्ट ने ये बोला एलओआई को आपको अच्छे से बारीकी से देखना पड़ेगा कि जो एक्सेप्टेंस है वेदर इट इज फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट और फाइनल एक्सेप्टेंस, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ एलओआई। एलओआई में आपने क्या लिखा है उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको एक लाइन में पूछे कि डज एलओआई इज हैज अ फाइनल बाइंडिंग इफेक्ट, इज इट अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, तो नो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है एलओआई इटसेल्फ इज नॉट अ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज टू बी स्टडीड वेरी क्लियरली। ठीक है। सो लास्ट चीज जो मैं आपको वापस से बताऊंगा कि किसी भी चीज को, जैसा कि मैंने बोला पहले भी, कि आपको अगर ये डिस्टिंग्विश करना हो कि जो भी ऑफर या जो भी बात हो रही है, इज इट एन ऑफर और इज इट अ काउंटर ऑफर और इज इट एन ऑक्शन सेल और इज इट अ स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, इनमें से क्या है? तो उस चीज को समझने के लिए आपको सिर्फ ये ट्रू टेस्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज मेंसरिया। मेंसरिया मतलब व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द स्टेटमेंट, आपका इरादा क्या है। अगर आप ये चाहते हो, द एसेंशियल एलिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू इज इंटेंशन इन विच द स्टेटमेंट इज मेड। इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इंटेंड्स टू बी बाउंड बाय इट, नो सूनर इट इज एक्सेप्टेड, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑफर। मतलब कि अगर मैं जो बात बोल रहा हूं, आप वो बात को जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और मेरा इरादा ये है कि आपके एक्सेप्टेंस के बाद मैं तुरंत उससे बंधने को तैयार हूं, देन इट इज एन ऑफर। बट if he intends to do some further act before he becomes bound by it, it is an instance of invitation to offer। मतलब कि जहां पे मैं ये चाहता हूं कि ठीक है मैंने जो बात बोली, पर वो बात बोलने के बाद मैं आपसे कुछ चीज और चाहता हूं, तो इस केस के अंदर मैं सीधा बंधने को तैयार नहीं हूं, कुछ कंडीशंस के बाद मैं बंधने को तैयार हूं। इन दैट केस इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इसका लास्ट एक एग्जांपल आपको समझा दूं सो दैट आपको ये पॉइंट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ए एडवर्टाइज करता है अपना हाउस बेचने के लिए मार्केट के अंदर, अखबार के अंदर जो टचुकड़ी आती है, जाहिरात आती है, उसमें डालता है कि मैं अपना घर बेचने को तैयार हूं। तो तीन व्यक्ति बी सी डी, तीनों जने उसके ऊपर अपनी अपनी ऑफर देते हैं कि भाई मैं 10 लाख में खरीदने को तैयार हूं, मैं 12 लाख में खरीदने को तैयार हूं, मैं 15 लाख में खरीदने को तैयार हूं। ए के पास पूरा अधिकार है कि ये तीनों के तीनों ऑफर को रिजेक्ट कर दे, बिकॉज ए ने जो इशू, अब जो एडवर्टाइजमेंट डाली है अखबार में, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज नॉट अ फाइनल ऑफर। उसने ये नहीं बोला है कि जैसे ही अगर किसी ने भी बोला कि मैं आपका घर खरीदने को तैयार हूं तो वो मान लेगा, उसने ऐसा नहीं बोला है। अगर वो पेपर में ये डालता कि मैं अपना घर 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति मुझे 10 लाख रुपए का चेक देगा मैं उसको ये ऑफर दे दूंगा, देन वो क्लियर कट ये बोल रहा है कि वो ही इज रेडी टू बी बाउंड बाय इट। बट इस केस के अंदर देर इज नो इंटेंशन टू बी इमीडिएटली बाउंड बाय इट, इट इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो इवन बी सी डी जिन्होंने अगर जो भी ऑफर दी है, ए को कंपलसरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करे, ही कैन रिजेक्ट ऑल द ऑफर्स एंड नोबडी कैन फोर्स हिम टू टेक दैट ऑफर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफर, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू ऑफर, हाउ ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडिंग ऑफर, काउंटर ऑफर, ऑप्शन सेल, ये सब का फर्क आपको मैंने समझाया। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के अंदर, याद रखिए हम सेम अभी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में ही चल रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, इसकी हम बात करेंगे। तो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।